तो जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं धनेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजुकेशन किंग पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें आपका वैदिक सभ्यता चल रहा था। ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 रहने वाला है। हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा वीडियो लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल। पिछले वीडियो तक हमने ऋग्वैदिक काल को पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड होता है वो होगा आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। जो उत्तर वैदिक काल का कालखंड था वह था 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। यानी बीसी मतलब यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल में समाज में 4 वर्णों, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, इन 4 वर्णों की उपस्थिति देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ध्यान रहे कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगे थे, ठीक है। जो उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण होता था, जैसे में कौन ब्राह्मण रहेगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, इसकी जो निर्धारण है जन्म के आधार पर होने लगे थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि क्षत्रिय का पुत्र जो है क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, तो जन्म लेते ही उसका जो वर्ण था निर्धारण होने लगा था, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस समय, ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल के समय सामाजिक जो व्यवस्था थी काफ़ी जटिलता देखने को मिलने लगा। इस समय में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें काफ़ी जटिलता, ठीक है, देखने को मिलने लगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं आपको। इस समय विवाह 8 प्रकार से होने लगे। यानी उत्तर वैदिक काल में विवाह जो होता था 8 प्रकार का होता था। कौन कौन से विवाह दोस्तों, आपको बता दें। पहला जो विवाह होता था वह था आपका ब्रह्म विवाह। कौन सा? ब्रह्म विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो जो पहला था आपका ब्रह्म विवाह, ठीक है। तो ये कैसे होता था ब्रह्म विवाह? यानी समान वर्ण में होने वाला जो विवाह था, समान वर्ण में होने वाला विवाह। जैसे वो भी क्षत्रिय है, हम भी क्षत्रिय हैं, ठीक है। मतलब जो लड़का लड़की है दोनों एक वर्ण का होना चाहिए। यानी अगर लड़का ब्राह्मण है तो लड़की भी ब्राह्मण होनी चाहिए, ठीक है। इसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है देव विवाह। देखिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि देव विवाह क्या किसे कहते हैं या आर्य विवाह किसे कहते हैं, या ऐसे दे देगा आपका कि यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ होने वाले विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा देव विवाह, ठीक है। तो यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते थे उनसे होने वाले विवाह को देव विवाह कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आर्य विवाह, अगला जो हमारा पॉइंट है आर्य विवाह। तो आर्य विवाह किसे कहते हैं? वर वधु के पिता को एक जोड़ी बैल देकर, ठीक है, वर जो है वधु के यानी जो कन्या है, कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देता था, यानी 2 बैल देता था, और उसके बाद उससे विवाह करता था। उसे आर्य विवाह कहा जाता था, ठीक है। अब है आपका प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं दोस्तों? यानी जो वर होता था, यानी जो दूल्हा होता था, दूल्हा वधु के, यानी जो वर होता था यानी वधु के दूल्हा जो होता था, कन्या के पिता से हाथ मांगकर जो विवाह करता था। यानी जो दूल्हा होता था या वर होता था वह वधु के यानी कन्या के पिता से उसका हाथ मांगकर और उससे विवाह करता था, उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंधर्व विवाह। जो गंधर्व विवाह तो दोस्तों ये प्रेम विवाह का उदाहरण है। तो गंधर्व विवाह आपका प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहा जाता है, ठीक है, यानी लव मैरिज आज के ज़माने में कहेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह का उदाहरण है। जो दुष्यंत और शकुंतला है उनका जो विवाह है एक गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह है हमारा दोस्तों। पैशाच विवाह, यानी पैशाच विवाह किसे कहा जाता था? विश्वासघात द्वारा किया जाने वाला विवाह को पैशाच विवाह का कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों कि राक्षस विवाह। एक होता था आपका राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह जो होता था बालपुर का कन्या को छीनकर, यानी यहाँ पर बालपुर नहीं होगा, यहाँ पर बलपूर्वक होगा। थोड़ा सा हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पर होगा बलपूर्वक, ठीक है। तो थोड़ा सा PDF बनाने में मिस्टेक हो गया है।
बलपूर्वक। तो बलपूर्वक जो होता था, बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया विवाह को राक्षस विवाह कहते थे। यानी उसके पिता से बलपूर्वक कन्या को छीन लिया जाता था, उससे विवाह किया जाता था, उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो विवाह है दोस्तों वह है असुर विवाह। ठीक है, तो असुर विवाह किसे कहते हैं? देखिए, वर के द्वारा, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। वर के द्वारा यानी दूल्हा के द्वारा, वर के द्वारा वधू के पिता को रुपया देकर कन्या को खरीदते हुए किया जाने वाला विवाह। यानी वर जो होता था, ठीक है, वर उसके द्वारा वधू के पिता को यानी कन्या के पिता को रुपया देकर कन्या को खरीदते हुए किया जाने वाला विवाह असुर विवाह कहलाता था, असुर विवाह। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो राजा दशरथ थे यानी प्रभु श्री राम के पिता, और जो कैकेयी थी, ठीक है, उनकी जो तीसरी माँ थी, तो कैकेयी का जो शुभ विवाह है, राजा दशरथ और कैकेयी जो है, इनका भी जो विवाह होता है शुभ विवाह, ये असुर विवाह का उदाहरण है। यहाँ पर आपका शुभ नहीं होगा, यहाँ पर होगा असुर। ठीक है, तो असुर विवाह का उदाहरण है किसका? जो राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह है। ठीक है, क्योंकि राजा दशरथ ने जो कैकेयी है उनके पिता को रुपया देकर उनसे विवाह किया था राजा दशरथ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विज, देखिए द्विज किसे कहा जाता था? ठीक है, द्विज किसे कहा जाता था? तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो होते थे ये द्विज के अंतर्गत आते थे। जो 3 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज के अंतर्गत आते थे। इन्हें उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। जो ये तीनों वर्ण थे, इनको उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। तथा जो शूद्र होते थे ये द्विज के अंतर्गत नहीं आते थे, उन्हें उपनयन संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, जो शूद्र जाति होते थे, शूद्र वर्ण के लोग, उनको उपनयन संस्कार करने का कोई अधिकार नहीं था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारे दोस्तों कि वैदिक काल में मुख्य तौर पर वैश्य जाति के लोग कर अदा किया करते थे। यानी जो वैदिक काल में मुख्य तौर पर जो वैश्य जाति के लोग होते थे वो टैक्स देते थे, टैक्स यानी कर अदा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि ऋग्वैदिक समाज की भांति उत्तर वैदिक कालीन समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा के प्रमाण मिलने लगे। देखिए, ऋग्वैदिक काल में नहीं मिला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रमाण मिलने लगा। उस लोहा से कृषि कार्य किए जाने लगे। यानी जो लोहा मिला उससे कृषि का कार्य जो है किया जाने लगा। ठीक है, किए जाने लगे, जिस कारण मानव जीवन में अस्थायित्व आ गया। अस्थायित्व कहने का मतलब है कि मानव एक जगह रहने सीख गया। और फिर जनपद का विकास हुआ। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का जो अर्थ होता है वह होता है जन यानी लोगों को एकत्रित होकर रहने का स्थान। ठीक है, उसी को जनपद कहा गया है। यानी जो जन यानी लोग जो हैं उनको एकत्रित यानी एक साथ होकर रहने का स्थान को जनपद कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ये जो जनपद है, जब एकत्रित होकर लोग रहने लगे तो जनपद बना, और यही जनपद, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, यानी महाजनपद का रूप ले लिया। यही जो जनपद था वह महाजनपद के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखा जाता है। यानी जो उत्तर वैदिक काल है उसको लौह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि ऋग्वैदिक आर्य जहाँ मूलतः सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे, ठीक है, जो आर्य थे वो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वह मूलतः सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, और वहीं जो उत्तर वैदिक आर्य थे वह गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र तक फैल गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। शुरुआती दिनों में गोत्र का अर्थ एक ऐसा स्थान जहाँ एक कुल के लोग, ठीक है,
गोत्र का जो शुरुआती दिनों में जो गोत्र है उसका अर्थ एक ऐसा स्थान, एक कुल के सभी लोग अपना गोधन यानी जो गौधन होता था, गाय वाला धन, गाय धन एकत्रित किया करते थे। यही शुरुआती दिनों में गोत्र का अर्थ होता था। ठीक है, तो आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का उदय हुआ। शुरुआती दिनों में गोत्र का अर्थ एक ऐसा स्थान जहां एक कुल के यानी एक वर्ण के या एक कुल के लोग सभी लोग अपना गोधन यानी गाय धन एकत्रित किया करते थे। ठीक है, लेकिन बाद के दिनों में गोत्र का जो अर्थ है एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। जो गोत्र था बाद में क्या हो गया, एक मूल पुरुष का जो था वंशज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुरुआती दिनों में ये था गोधन एकत्रित किया जाता था। गोत्र एक ऐसा स्थान होता था, गोत्र का अर्थ कि जहाँ पर सभी लोग, एक कुल के सभी लोग गोधन एकत्रित किया करते थे। ठीक है, यानी गाय धन। और बाद के दिनों में गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उसके और उत्तर वैदिक काल के जो बीच में महिलाओं की उसके तुलना में ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। अब महिलाएं जो थी शिक्षण ग्रहण करने के लिए पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने को लेकर स्वतंत्र नहीं रह गई थी। यानी जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में जो पत्नी थी पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, उस प्रकार इस सभ्यता में यानी उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं थी वह यज्ञ कार्य में भाग लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रह गई थी। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को, मैंने कहने का अर्थ यह है कि जो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं को वैल्यू मिला यानी उनको जो सम्मान मिला, इज्जत मिला, वह उत्तर वैदिक काल में नहीं मिला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम आपका जो क्लास है उसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।